नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हम जनवरी टेस्ट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में हम आपको गणित के भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, साइंस के भी कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और आज आपको हम इस वीडियो में साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक साउंड या ध्वनि के बारे में आपको हम बताएंगे। टॉपिक आज का है हमारा बच्चों ध्वनि। क्या है ध्वनि? ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। क्या? साउंड। अब ध्वनि के बारे में आपको जानना है तो थोड़ा सा कहानी जानिए। जब कहानी जानेंगे तो ध्वनि भी पता चलेगा। बच्चों बता दूं कि ध्वनि भी एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ध्वनि एक ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचने पर सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि एक ऊर्जा है जो हमारे कानों तक पहुंचती है तो सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। समझिएगा मेरी बात। मतलब ध्वनि एक ऐसा ऊर्जा है जैसे कानों में पड़ता है तो सुनने की इच्छा प्रकट होती है, प्राणियों में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी प्राणी के कानों में पड़ने पर सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। लेकिन ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती कैसे? चलिए इसकी बात तो हम बताने के लिए सबसे पहले आपको कंपन बताते हैं और कंपन से पहले बताते हैं स्टोरी। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, सभी लोग शादी अटेंड कर रहे होंगे, हम भी करते हैं। एक दिन आपको मैं बताता हूं कि मैं एक शादी में गया और उस शादी में जाने के बाद हमने एक चीज का एहसास किया। नॉर्मल लोग खाने पीने के बाद शादी में देखते हैं क्या कैसा टेंट लगा है, क्या वगैरह वगैरह, बट मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं तुरंत कुछ एग्जाम्पल देखता हूं। मैंने देखा उधर डीजे बज रहा था, लाउड स्पीकर। मैंने देखा जब डीजे बज रहा था तो ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा था, आगे पीछे लग रहा था, ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे। हमने कहा इसके बारे में जानना होगा। फिर जब डीजे बंद कर दिया गया तो नॉर्मल हो गया। तब मैंने उस डीजे के साउंड को, ऐसे लाउड स्पीकर को पकड़ा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब डीजे बज रहा था तो ऐसा एहसास हो रहा था, आगे पीछे या ऊपर नीचे। तब मुझे एक बात उत्पन्न हुई। मैंने घर पहुंचे कटोरी को फेंक दिया फर्श पर। फर्श पर फेंकने के बाद कटोरी गिरी और गिरने के बाद कंपित हो रही थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि कटोरी आगे पीछे या ऊपर नीचे। तब उसमें ध्वनि निकली। इसके बाद मार भी पड़ी मम्मी की, वो नहीं बताऊंगा मैं। अब तो पता चल गई, तुम लोग नहीं गिरा के कटोरी देखने लगे, मैंने मार भी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद तीसरी बड़ी बात, मैंने आईने में अपने को देखा। सब देखते हैं, रोजाना देखते, कोई कंघी बनाता है, कोई क्रीम पॉलिश लगाता है, तब देखता है। मैं भी देखा, पर मैं देखा तो मैं कुछ बोला, मम्मी तो मेरे गले में जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र का ये वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं बाक और रज्जू, जब मैंने आईने में बोलते हुए देखा मम्मी, तो मम्मी बोलने के बाद जो मेरे स्वर यंत्र में वोकल कॉर्ड होता है वो कंपन हुआ। तब मुझे, जब मैं नहीं बोला कुछ तो कंपन नहीं हुआ। तब मुझे एक बात पता चली कि कोई वस्तु यदि कंपन करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। बिना कंपन की ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। कंपन के ही कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोलने के बाद मेरा वोकल कॉर्ड ऊपर नीचे कर रहा है तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यदि वोकल कॉर्ड ना बोलता, ऊपर नीचे करता, तो आवाज उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और ये ध्वनि हमारे कानों तक तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं।
जब कोई वस्तु कंपित करती है, उस कंपन को जो ध्वनि होती है वो संचरित करती है, कैसे? तरंगों के माध्यम से, और हमारे कानों में पहुंचती है और हमें सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कोई वस्तु कंपन की, मैं बोल रहा हूं मेरा पाक रज्जु कंपन कर रहा है, और कंपन कर रहा है तो ये आप तक जो पहुंच रहा है ये ध्वनि के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से पहुंच रहा है। किस तरंगों के माध्यम से? तरंगों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से। मतलब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से इर्द गिर्द या अगल बगल, क्या कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से इर्द गिर्द या अगल बगल गति करे तब कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन ये ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? तरंगों के माध्यम से। और इन तरंगों को बच्चों कहते हैं ध्वनि तरंगे। क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगे। कितनी बढ़िया बात बताई मैंने कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का रूप। जैसे ही कानों में पड़ता है तो सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि ऊर्जा का रूप है जिसे कानों में पड़ने पर सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है, और ध्वनि किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है, और कंपन किसी वस्तु की माध्य स्थिति से इर्द गिर्द अगल बगल आगे पीछे गति के करता है तब कंपन होता है। और कोई वस्तु यदि कंपन की, कोई वस्तु यदि कंपन की, तो वो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हुई और हमारे कानों तक कैसे पहुंची? तरंगों के माध्यम से। कैसे? तरंगों के माध्यम से। समझ में आ रही है बात? आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस बार जेएनवी टेस्ट 2025 की फुल कोर्स आपको मिलेगा किस पर? रियल एजुकेशन एनालिसिस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है बच्चों पढ़ाना, एग्जाम्पल क्रिएट करना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कोई वस्तु ध्वनि कब उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु कंपन करता है। कंपन के कारण कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से। समझ आ गई बात आपको? ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी प्राणी को कानों तक पहुंचने में सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी को सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यदि कोई वस्तु कंपित हो रही है, कंपन कर रही है, तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। कंपन क्या है? किसी वस्तु के माध्य स्थिति में इर्द गिर्द या दाएं बाएं गति करे तो कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है कंपन। और कोई वस्तु अगर कंपित हुई तो ध्वनि उत्पन्न हुई। और ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्य के जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये जो स्वर बॉक्स लगा होता है इसके वोकल कार्ड, इसको बोलते हैं बाक रज्जु। बाक रज्जु कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए नोट पॉइंट में चलते हैं। नोट पॉइंट में पहले ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है।
ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिससे कानों में पड़ने पर प्रत्येक प्राणी को सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। कि सुने, कौन सी बात है, जैसे मान लो लता मंगेशकर का गाना चल रहा हो तो लगता है ना थोड़ा सा सुन लें कौन सा गाना है, तो ध्वनि। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है बच्चों, तो नीचे लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि कोई वस्तु या किसी वस्तु के कंपन के कारण, किसी वस्तु के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तथा ध्वनि का संचरण क्या है, तरंग। ध्वनि का संचरण या ध्वनि का संचरण का माध्यम तरंग है। तरंग है मतलब ध्वनि आसपास में जो फैलने का माध्यम है वो क्या है, तरंग है। बनेगा, समझ में आई बात, कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कानों में पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न ध्वनि कहलाता है। ध्वनि के संचरण का तरीका, फैलने का तरीका, माध्यम क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग। और ध्वनि किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए कंपन की भी परिभाषा हम आपको बता देते हैं, जिससे आप कभी कोई पूछ सकता है, परीक्षा में भी पूछ सकता है, तो कंपन भी जानिए, कंपन क्या होता है। कंपन हो या कंपन, चलिए कंपन क्या होता है, किसी वस्तु की माध्य, किसी वस्तु की माध्य स्थिति से किसी वस्तु की माध्य स्थिति से इर्द गिर्द तथा आगे पीछे गति करना, आगे पीछे गति करना कंपन कहलाता है। कंपन कहलाता किसी वस्तु की माध्य स्थिति से इर्द गिर्द आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। बनेगा, समझ में आई बात, कि ध्वनि क्या है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में पड़ने पर सुनने की संवेदना उत्पन्न हो, ध्वनि कहलाता है। ध्वनि का उत्पन्न होने का कारण क्या है, किसी वस्तु का कंपन करना। कोई वस्तु यदि कंपन करती है तो वो वस्तु क्या उत्पन्न करेगी, ध्वनि। और ध्वनि के फैलने का तरीका, संचरण का तरीका क्या है, क्या है, तरंग। ब्रेक डांस जो होता है ऐसे होता है, मेरे को नहीं पता डांस वगैरह, बस ऐसे ऐसे कर दो तरंग। हम हैं साइंस के स्टूडेंट, अगर ऐसे ऐसे देख लिए तो तरंग, क्या, तरंग, ऐसे ऐसे भी तरंग, ये सब तरंग ही है। कंपन क्या होता है, झन्नाना, ऐसे ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे फैलता है। समझ बात। तो कोई वस्तु अगर कंपन करती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, और ध्वनि के संचरण का माध्यम क्या है, तरंग है। किसी वस्तु के माध्य स्थिति से इर्द गिर्द आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है, कंपन। क्या कहलाता है, कंपन। ठीक है, बनेगा। चलिए, परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जा चुका है, उस प्रश्न को आपको हम बताते हैं, नोट कराते हैं, टॉपिक नोट ही है कि मनुष्य में, बच्चों, कि मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो स्वर यंत्र जो होता है, यहां पास स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र के वोकल कार्ड या बाक रज्जु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि मनुष्य
में ध्वनि, मनुष्य में ध्वनि, स्वर यंत्र, मनुष्य में ध्वनि, स्वर यंत्र के वोकल कार्ड, या बोलते हैं हिंदी में से बाक रज्जु। ठीक है, बाक रज्जु में कंपन के कारण उत्पन्न होता है, कंपन के कारण उत्पन्न होता है। समझ आई बात? मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वोकल कार्ड या बाक रज्जु में कंपन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। बनेगा? अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब ध्वनि से संबंधित पद हैं, कुछ बातें हैं, ध्वनि से संबंधित कुछ बातें हैं, पद हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब ध्वनि एक तरंग का व्यवहार करती है। जो ध्वनि का संचरण का तरीका है वो तरंग है, इसलिए ध्वनि को जो फैलाने का तरीका उसे ध्वनि तरंग कहते हैं। अब ध्वनि तरंग आप समझते हैं। मान लीजिए ये आपका तरंग, ध्वनि तरंग है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझेगा, ध्वनि तरंग है। अब जो कंपन करने वाले कण होते हैं, ये कंपन करने वाले कण हैं, दो क्रमागत कंपन करने वाले, ये भी क्रमागत, ये भी क्रम से अनुसार दो। मान लीजिए ये वाला हम ले लेते हैं, बिंदु ए बिंदु बी लेने। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के मध्य की दूरी, दो क्रमागत कंपन करने वाले कणों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। अब ये कंपन हो रहा है, तरंग ही कंपन के व्यवहार। अब समझिएगा मेरी बात, ये दो क्रमागत कण हैं, कंपन करने वाले कण, कंपन करने वाले दो क्रमागत कण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? तरंग दैर्घ्य। समझ आएगा? चित्र भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बात। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण, दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के मध्य की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। अब ये क्रमागत है, ए और बी, ए और बी क्रमागत कण है और भी कंपन कर रहे हैं, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? तरंग है। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग। दूसरी बात, अब कोई एक कण ले लीजिए, क्या? कोई कण, इस कण के या तो ऊंचाई, इस कण के मध्य स्थित जो है, क्या? इस कण के मध्य की स्थिति को, जैसे कोई कण है, कोई कंपन करने वाला कण है, इसके मध्य की स्थिति को जो होगा, ये बीच की स्थिति क्या कहलाती है? आयाम। क्या कहलाएगा? आयाम। किसी कंपन करने वाले कण के मध्य की स्थिति को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयाम। कंपन करने वाले कण के माध्य स्थिति या मध्य की स्थिति क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। समझ आई आपको बात? ठीक है, सबसे पहली बात मैंने बताया कि दो कंपन करने वाले कण, वो भी क्रमागत हो, दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। दो कंपन करने वाले कण, वो भी क्रमागत, दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कोई एक कण है, इस कण के मध्य के स्थित, इस कण के मध्य की स्थिति जो है, या ऊंचाई बोल सकते हो या गहराई बोल सकते हो, वैसे तरंग में उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है। कोई कण जो कंपन करता है, कंपन करने कण वाले कण के मध्य की स्थिति को हम क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। कंपन करने वाले कण के मध्य स्थिति को हम क्या कहते हैं? आयाम। अब तीसरी बड़ी बात,
कोई कण एक कंपन करने के लिए, कोई कण एक बार कंपन करने के लिए जितना समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आवर्त काल। क्या कहेंगे? आवर्त काल। कोई कंपन एक बार, एक कंपन करने के लिए जितना समय लेता है, कण द्वारा, किसी कण द्वारा संपन्न एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त काल। किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना लिया जाता है समय, लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। कोई दिक्कत? अब तीसरी वजह, एक सेकंड में, कण द्वारा एक सेकंड में जितना बार कंपन करे, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। जैसे मान लीजिए एक सेकंड में 1 2 3 4 बार कंपन किया तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 4। ठीक है। एक सेकंड में जितने बार कंपन करेगा कण, उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। क्या कहलाएगी? आवृत्ति। समझ में आ रही है बात? सबसे पहली बात मैंने बताया तरंग है। क्या बताया? कि दो क्रमागत कण के मध्य की दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। किसी कंपन करने वाले कण के मध्य स्थित को क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जितना समय ले उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त काल। 5 सेकंड, 10 सेकंड। और तीसरी चौथी बड़ी बात, एक सेकंड में कोई कण जितनी बार कंपन करे वो क्या कहलाता है? उस कण की आवृत्ति। क्या कहलाएगी? आवृत्ति। समझ में आई बात? ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, एक बार और बता देते हैं और एक बार रिवाइज हो जाएगा कि दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य। किसी कण द्वारा, कोई कण है, उस कण के मध्य की स्थिति को आयाम कहते हैं। और किसी कंपन करने वाले कण, कोई कंपन करता है, एक कंपन को पूरा करने में जितना लिया गया समय वो क्या कहलाता है? आवर्त काल। एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल। और एक सेकंड में जितनी बार कण कंपन करे वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। बनेगा? चल, परिभाषाएं आपको नोट कराएं। ठीक, सबसे पहले तरंग दैर्घ्य की परिभाषा। तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या बताया था? कि किसी क्रमागत, किसी कंपन करने वाले क्रमागत या दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत कंपन करने वाले, दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। बनेगा? नोट कर लीजिए। अगला है हमारा आयाम। ठीक है, ब्लू कलर से हमने लिख दिया टॉपिक आयाम। कंपन करने वाले कण, कंपन करने वाले कण
कि मध्य स्थित को आयाम कहते हैं। कंपन करने वाले कण की मध्य स्थित को क्या कहते हैं बच्चों? आयाम। कोई दिक्कत? चले अगला परिभाषा आवर्तकाल है। अगला टॉपिक ही था हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल आप सभी को पता है कि किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना लिया गया समय, किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना लिया गया समय, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दो क्रमागत कंपन करने वाले कण के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। अगर कंपन करने वाले कण की माध्य स्थिति को क्या कहते हैं? आयाम। किसी कण द्वारा एक कंपन को पूरा करने में जितना लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला है बच्चों आवृत्त। क्या है? आवृत्त। कण द्वारा एक सेकंड में, कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन की संख्या, किए गए कंपनों की संख्या कण की आवृत्त कहलाती है। कण की आवृत्त कहलाती है। कण द्वारा एक सेकंड में जितना कंपन करेगी उसकी संख्या क्या कहलाएगी? कण की आवृत्त। कोई दिक्कत? और सबसे बड़ी बात बच्चों जान लीजिए कि आवृत्त का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। कोई दिक्कत? चलिए एक प्रश्न है जो आप लोगों के लिए है, आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है? जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि मानव हृदय मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आवृत्त क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है।
अब बात को समझ लीजिएगा कि आवृत्ति की परिभाषा होती है कि 1 सेकंड में कण कितनी बार कंपन करता है। तो 1 मिनट में 72 बार, तो मिनट को सेकंड में चेंज करके और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।